नमस्कार साथियों, मैं नरेश कुमार सीयूम ई लर्निंग जोन पे आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी परिवेश मैथमेटिक्स जिसके अंदर पेपर 4 है डीजी एंड टीए या डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। इसके अंदर हमारे पास पहली यूनिट चल रही है जिसके अंदर आज हम 4 नंबर का लेक्चर करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 लेक्चर करवा चुके हैं जो आपको सीयूम के यूट्यूब चैनल के ऊपर या फिर सीयूम ई लर्निंग जोन के ऊपर आपको तीनों लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आज हमारे पास लेक्चर 4 में टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए टेंजेंट लाइन। ये हमारे पास डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो आप इस वक्त बुक देख रहे हैं, इस बुक से चैप्टर 2 के अंदर ये टॉपिक है जिसके अंदर सिलेबस है कर्व इन स्पेस, टेंजेंट या कॉन्टेक्ट ऑफ कर्व इत्यादि। ठीक है, तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास आज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट लाइन। इससे पहले वाले 3 लेक्चर के अंदर हमने टेंजेंट लाइन के बारे में सीख चुके हैं। देखो टेंजेंट लाइन क्या होती है, हमारे पास इस पूरी डीजी के अंदर कोई कर्व होगा, या हिंदी में इसको वक्र बोलते हैं। एक कर्व है, अगर इसको कोई लाइन काटती हुई जाती है तो ये जो पॉइंट पी क्यू बचता है, ये पॉइंट पी क्यू ही हमारे पास क्या कहलाता है, टेंजेंट लाइन। और अगर इसके किसी पॉइंट के ऊपर कोई लाइन टच करती हुई जाती है तो ये टेंजेंट कहलाता है। ध्यान देना, ये तो हमारे पास टेंजेंट होगी, और जो इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है 2 पॉइंट के ऊपर, और वो पॉइंट तो लाइन क्या कहलाएगी हमारे पास, टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेंजेंट लाइन बनाते हैं। ये हमारे पास कोई कर्व हो गया और इसको एक काटती हुई एक लाइन आ गई। माना ये पॉइंट P है, एक्स वाई एंड जेड, और ये पॉइंट Q है, एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई एंड जेड प्लस डेल जेड। ये पॉइंट P और Q बहुत ही पास पास में है, एक प्रकार से ये नेबरहुड पॉइंट है, ऐसा हम लेक्चर 1 में बता चुके हैं। ठीक है, और माना किसी ओरिजिन पॉइंट से ये जो P का जो पोजीशन वेक्टर है ये हमारे पास स्मॉल r वेक्टर, Q पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास है r वेक्टर प्लस डेल्टा r वेक्टर, तो ये बचेगा हमारे पास है डेल्टा r वेक्टर। ये कोई फिक्स पॉइंट है जिसकी आर्क लेंथ s है और ये हमारे पास है डेल्टा s एक लेंथ है। ठीक है, ऐसा हम बना चुके हैं लेक्चर 1 के अंदर, 2 के अंदर और 3 के अंदर। तो आज हमारे पास क्या निकालना है, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है टेंजेंट लाइन का। तो हमारे पास यहाँ टेंजेंट लाइन क्या है, PQ हमारे पास यहाँ टेंजेंट लाइन है। आइए अब हम बात करते हैं ये डायरेक्शन कोसाइन क्या है। आपने जरूर 12th क्लास के अंदर सीखा होगा, या हो सकता है आपने BSc के अंदर भी कहीं आपके आ गया होगा डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। और बहुत सारे बच्चे हैं हिंदी मीडियम से, अब पहली बार उनके इंग्लिश मीडियम आया है एमएससी परिवेश का, तो आपने 4 साल पहले या कुछ बच्चों के 6 साल पहले जब आपने पढ़ा डायरेक्शन कोसाइन, यानी अगर मैं आपको बताऊं तो दिक्कोजें और दिक् अनुपात आपने जरूर नाम सुना होगा। अगर नहीं याद है तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करवा देता हूं कि 12th क्लास में क्या होता था कि हमारे पास कोई 2 पॉइंट होते थे, एक तो P जिसको हमने माना x1, y1 एंड z1, दूसरा पॉइंट हमने माना Q, x2, y2 और z2। ठीक है, तो इन 2 बिंदुओं के बीच दूरी क्या हुआ करती थी, तो अब 2 बिंदुओं की दूरी ऐसे निकालते थे, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ऐसा लगभग हर एक बच्चे को पता होता है कि 2 बिंदुओं के बीच दूरी क्या होती है, तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब ये जो x2 माइनस x1 है कोमा, ये y2 माइनस y1 है और ये z2 माइनस z1 है, ये हमारे पास दिक् अनुपात कहलाया करते थे। ठीक है, अगर आप लोगों के ध्यान में नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि यही हमारे पास डायरेक्शन रेशियो हुआ करते थे। तो जब भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, ये जो x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है, z2 माइनस z1 है, यही हमारे पास क्या होते थे, डायरेक्शन रेशियो, जिसे 12th क्लास में शॉर्ट में L, M और N लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था शॉर्ट में, L, M और N। फिर आपने निकाले थी दिक्कोजें यानी डायरेक्शन कोसाइन, ये तो दिक् अनुपात हो गए और ये दिक्कोजें डायरेक्शन
कोसाइन, अब हम इंग्लिश में ही बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते थे, एल अपॉन फिर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम अपॉन रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और एन अपॉन रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आ रहा है ना, देखो थोड़ा थोड़ा याद किस प्रकार हमारे पास एल एम एन, इतना ही पता आपको भाई, ये एल है, ये एम है और ये एन है। ये भी आप जरूर जानते होंगे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। हो सकता है आपने 12th क्लास में ऐसे सीखा होगा 3D के अंदर कि हमारे पास एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन एंड ये जेड डायरेक्शन। यहाँ कोई पॉइंट है पी एक्स वाई जेड, जो एक्स के साथ एल्फा कोण बनाता है, वाई एक्स के साथ हमारे पास बीटा कोण बनाता है, और जेड एक्स के साथ हमारे पास गामा कोण बनाता है। तो आपने लिखा होगा L इज इक्वल टू कोस एल्फा, M इज इक्वल टू कोस बीटा और N इज इक्वल टू कोस गामा। ये तीनों एक ही बात है। तो ये हमारे पास प्रीवियस क्लास की बात चल रही है। मुद्दा है हमारे पास डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। तो जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, आप ऐसे निकालोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर है। तो ये जो x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 और कोमा z2 माइनस z1, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ठीक है, एक बात। और फिर इसको हमने एक बार संकेत में लिख दिया L, M और N। तो अगर मैं L अपॉन रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, या M अपॉन रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, या N अपॉन रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ऐसा करेंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। अपने को यहाँ क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो देखो सबसे पहले आप टेंजेंट लाइन कौन सी है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि हियर PQ लाइन क्या है, PQ लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। अगर नहीं लिखोगे लाइन तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ एक बार कि ये हमारे पास क्या कहलाती है, जो P से Q की ओर जाती है क्या कहलाती है, टेंजेंट लाइन। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो। तो मैं लिखूंगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ वेक्टर इज, PQ वेक्टर इज, क्योंकि हम इसके वेक्टर लगाएंगे, डायरेक्शन का ही तो खेल है। डायरेक्शन अगर नहीं होगी तो डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाल सकते हैं, इसलिए आपको डायरेक्शन का साइन लगाना जरूरी है। तो बताओ हमारे पास यहाँ डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1 ही क्या कहलाएंगे हमारे पास है, डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ देखो x प्लस डेल एक्स, x प्लस डेल एक्स और माइनस x का, ठीक है, x प्लस डेल एक्स माइनस x का, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 यानी y प्लस डेल्टा y माइनस y, और तीसरा क्या हो जाएगा, z प्लस डेल्टा z माइनस z, z प्लस डेल्टा z माइनस z, यानी ये बचेगा डेल x, ये बचेगा मेरे पास डेल y और ये बचेगा मेरे पास है डेल z। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ इज, और आप डायरेक्ट लिखोगे डेल x डेल y एंड डेल z। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास डायरेक्शन रेशियो, ये तो आ गया हमारे पास डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। अब ये बताइए कि हम पीछे 3 लेक्चर कर चुके हैं, अगर इसकी लिमिट Q से P की ओर आ जाए तो मैं लिखूंगा कि व्हेन लिमिट Q टेंड्स टू P देन डायरेक्शन रेशियो, तो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड किस में चले जाएंगे, dx कोमा dy कोमा dz के। ठीक है, अगर हम लिमिट लगा देंगे Q टेंड्स टू P तो डायरेक्शन कोसाइन डेल की जगह क्या लिख देंगे, छोटा dx dy एंड dz। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ टेंजेंट लाइन, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ टेंजेंट लाइन
एक प्रकार से मैं मान के चलूं एल एम एन क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो एल एम एम। तो बताओ डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, एल अपॉन रूट एल स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एल अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। फिर एम अपॉन यानी बीच वाला डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, और कोमा डी जेड अपॉन रूट के अंदर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए टेंजेंट लाइन। ठीक है, समझ गए। यहाँ से देखिए हम लिख लेंगे कि ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है एंड ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन है। ओके, तो अब इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख चुके हैं उसके अंदर यूनिट टेंजेंट वेक्टर, तो हम क्या बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट यूनिट टेंजेंट वेक्टर, बताओ क्या होता है यूनिट टेंजेंट वेक्टर, टी कैप, और टी कैप का मतलब आर वेक्टर डैश। ये प्रीवियस क्लास में करवा चुका हूँ भाई, आपको एक बार ये लेक्चर देख के ही आने होंगे, इसके बाद ही आप आगे का ये समझ पाओगे। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप कितना हो गया हमारे पास है, आर वेक्टर डैश। अब बताओ आर वेक्टर डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जेड कैप प्लस जेड डैश के कैप। ठीक है, और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ तो हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस जेड डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टी कैप स्क्वायर, और यूनिट टेंजेंट वेक्टर का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, यूनिट ही तो होता है एक प्रकार से। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, और ये बचेगा एक्स डैश का होल स्क्वायर, वाई डैश का होल स्क्वायर एंड जेड डैश का होल स्क्वायर। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था लेक्चर 1 के अंदर ही ये बात आ गई थी कि किसी के भी ऊपर डैश लगने का मतलब है उसका आर्क लेंथ एस के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा। कौन सी लेंथ, ये आर्क लेंथ एस के सापेक्ष क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। अगर आपके ऊपर कहीं भी डॉट दिखाई दे उसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, डैश का मतलब होता है एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और डॉट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो यहाँ एक्स डैश लिखा है इसका मतलब एस के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी एस का होल स्क्वायर। वाई डैश को हम क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एस का होल स्क्वायर, और जेड डैश को हम लिखेंगे डी जेड अपॉन डी एस का होल स्क्वायर। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, और डी एस स्क्वायर को इधर ला के मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, डी एस स्क्वायर। समझ गए भाई। ठीक है, कैलकुलेशन ये है कि डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, डी प्लस डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, तो नीचे से डी एस स्क्वायर कॉमन लेके इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डी एस टू इज इक्वल टू डी एक्स टू प्लस डी वाई टू प्लस डी जेड टू। अब देखो ये डी एक्स टू प्लस डी वाई टू प्लस डी जेड टू की जगह डी एस रिप्लेस कर दें तो अब क्या लिखोगे, सो डायरेक्शन रेशियो, या इसको शॉर्ट में डीसी भी बोला जाता है, सो डायरेक्शन कोसाइन, देखो आपने गलती कर दी यहाँ, डायरेक्शन रेशियो नहीं लिखोगे भाई, डायरेक्शन कोसाइन लिखोगे। सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट लाइन, सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए टेंजेंट लाइन, तो सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए टेंजेंट लाइन इज कितनी हो जाएगी भाई, डी एक्स अपॉन रूट के अंदर क्या रखोगे भाई, रूट के अंदर डी एक्स टू प्लस डी वाई टू प्लस डी जेड टू, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, डी एक्स टू प्लस डी वाई टू प्लस डी जेड टू की जगह डी एस टू, और यहाँ डी एस टू का होल स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के लाओगे तो क्या जाएगा, डी एस कोमा, इसी प्रकार डी वाई अपॉन डी एस टू बाहर लेके आओगे डी एस, और डी जेड अपॉन डी एस अपॉन डी जेड अपॉन डी एस। अब फिर से देखो किसी के भी सापेक्ष एक्स से मतलब एस के सापेक्ष डिफरेंशिएशन का मतलब ऊपर डैश लगेगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स डैश, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई डैश, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड डैश।
तो ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश वाई ही क्या होते हैं, इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो ये हमारे पास एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ही क्या कहलाएंगे, किसी इक्वेशन के डायरेक्शन कोसाइन। तो आप यहीं से देख के बता सकते हो कि अगर आपके यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप में एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप है, तो ये खुद एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश यहाँ किसका काम करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन का। अब आप रेशियो मत बोलना, मैंने यहाँ गलती से लिख दिया था, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब बताओ अगर पैरामीटर टी हो जाए, इसको लिखोगे साथ साथ मैं लिखूंगा कि अब व्हेन पैरामीटर इज टी, ये तो पैरामीटर कब आएगा, जब हमारे पास ये डायरेक्शन कोसाइन कब आएंगे, जब हमारे पास पैरामीटर क्या होगा, एस। फिर आप नेक्स्ट लिखोगे कि नोट लगा के लिख देना चाहे आप कि व्हेन पैरामीटर इज टी, व्हेन पैरामीटर इज टी। अगर आपके पास पैरामीटर t है तो यानी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो देखो इस dx बटा ds को आप ऐसे लिख सकते हो कि dx बटा dt अपॉन ds अपॉन dt, कोमा देखो इस dx अपॉन ds को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि dx अपॉन dt अपॉन ds अपॉन dt, एक ही बात है ना, dt से dt कैंसिल। इसी प्रकार dy अपॉन ds को हम क्या लिखेंगे, dy बाई dt अपॉन ds अपॉन dt, और इसी प्रकार dz अपॉन ds को हम क्या लिखेंगे, dz अपॉन dt अपॉन ds अपॉन dt, क्योंकि अब की बार हमें पैरामीटर किसके रिस्पेक्ट में लाना है, टाइम t के रिस्पेक्ट में। तो अब बताओ इसको क्या लिखेंगे हम, x डॉट, ये क्या आ जाएगा s डॉट, शॉर्ट में इसे क्या बोलेंगे y डॉट, नीचे s डॉट। थर्ड हमारे पास कितना आ जाएगा z डॉट, और नीचे आ जाएगा हमारे पास है s डॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, x डॉट अपॉन s डॉट, y डॉट अपॉन s डॉट और z डॉट अपॉन s डॉट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन है। तो ये भी डायरेक्शन कोसाइन पर किसके रिस्पेक्ट में, आपकी बार डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट लाइन व्हेन पैरामीटर इज टी, व्हेन पैरामीटर इज टाइम टी, ठीक है। तो आपको टॉपिक पूछा जाएगा कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो पहले तो आप क्या लिखोगे, एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, ये किसके रिस्पेक्ट में है, व्हेन पैरामीटर इज एस। फिर आपको बोलेगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट लाइन व्हेन पैरामीटर इज टी, उस वक्त आप क्या बोलोगे, एक्स डॉट अपॉन एस डॉट, कोमा वाई डॉट अपॉन एस डॉट, कोमा जेड डॉट अपॉन एस डॉट। ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन है। अब की बार क्या है, टाइम टी पैरामीटर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए टेंजेंट लाइन। तो आप इसको नोट कीजिए, आपका आंसर होगा पहला तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश जब पैरामीटर एस हो आर्क लेंथ, दूसरा होगा एक्स डॉट अपॉन एस डॉट, वाई डॉट अपॉन एस डॉट, जेड डॉट अपॉन एस डॉट व्हेन पैरामीटर इज ए टी, ठीक है। अब देखो इसके जस्ट आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद आपके एग्जाम्पल आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो टॉपिक क्या है, आर्क लेंथ ऑफ ए मेजर्ड फ्रॉम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है आर्क लेंथ है। नेक्स्ट टॉपिक है, मैं एक बार बुक में देखता हूं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आर्क लेंथ मेजर, आर्क लेंथ मेजर फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। अपने को क्या निकालनी है, आर्क लेंथ निकालनी है जब हमारे पास है मेजर फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। तो देखो सबसे पहले अगर आप आर्क लेंथ निकालोगे उससे पहले आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल चुके हो, तो या तो आप इस डायरेक्शन कोसाइन को यूज में ले सकते हैं या फिर हम इस डायरेक्शन कोसाइन को यूज में ले सकते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन में हमारे पास पैरामीटर टी आएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे इसके सॉल्यूशन के अंदर, आर्क लेंथ निकालनी है हमें एस, आर्क लेंथ निकालनी है और आर्क लेंथ को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। अभी जो डायग्राम बनाया था ना, देखो ये पॉइंट है
और इसको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर गई, ये पी क्यू है, ये एस है, ये डेल एस है, हमें ये वाली एस निकालनी है आर्क लेंथ। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायरेक्शन लाइन लिख के दिखानी होगी आपको कि सिंस वी नो दैट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये भाई बार बार मेरे से ऐसे लिखा जा रहा है, सीधा ही है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट लाइन व्हेन पैरामीटर इज टी, व्हेन पैरामीटर इज टी, क्या होती है आर्क लेंथ? एक्स डॉट अपॉन एस डॉट कोमा वाई डॉट अपॉन एस डॉट कोमा जेड डॉट अपॉन एस डॉट। देखो यही आर्क लेंथ, सॉरी यही हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन है, अभी हमने ये निकाले, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या करता हूं, एक बार इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं। अभी हमने यहाँ के देखा कि चूंकि ds2 क्या होता है, dx2 प्लस dy2 प्लस dz2, चूंकि ds2 हमारे पास कितना होता है, dx का होल स्क्वायर प्लस dy होल स्क्वायर प्लस dz का होल स्क्वायर, या दोनों पक्षों में ds स्क्वायर का भाग देंगे तो 1 इज इक्वल टू dx अपॉन ds का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन ds का होल स्क्वायर प्लस dz अपॉन ds का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 इज इक्वल टू dx अपॉन ds का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन ds का होल स्क्वायर प्लस dz अपॉन ds का होल स्क्वायर, या हमारे पास कैसे बचेगा 1 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ना dx अपॉन dt अपॉन ds अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt अपॉन ds अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dz अपॉन dt अपॉन ds अपॉन dt का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप डायरेक्ट बोल सकते हो अक्स डॉट का होल स्क्वायर अपॉन नीचे को लिखेंगे s डॉट का होल स्क्वायर, y डॉट का होल स्क्वायर, s डॉट का होल स्क्वायर, z डॉट का होल स्क्वायर और s डॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं चाहता तो यहीं से भी लिख सकता था, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, इसका मतलब रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर आप एच डॉट के होल स्क्वायर को इस साइड में ले आओ, एच डॉट का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई डॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड डॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। एच डॉट का मतलब हमारे पास कितना आ गया, डी एस बटा डी टी, एस डॉट का मतलब हमारे पास कितना है, ds बटा dt, और होल स्क्वायर हटाओगे तो कितना आ जाएगा, एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई डॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड डॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है कि r क्या होता है, ये भी लेक्चर पहले वाले लेक्चरों में कर चुके हैं कि r का मतलब कितना होता है, x हाई कैप, y जे कैप और z के कैप, ठीक है। और r वेक्टर का डॉट कितना हो जाएगा, x डॉट आई कैप, y डॉट जे कैप और z डॉट के कैप। और अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, यानी रूट के अंदर x डॉट का होल स्क्वायर, y डॉट का होल स्क्वायर और z डॉट का होल स्क्वायर, तो क्या मैं x डॉट का होल स्क्वायर प्लस y डॉट का होल स्क्वायर प्लस z डॉट का होल स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ, r वेक्टर का डॉट। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, आप डायरेक्ट ही लिखोगे, बड़ी क्लासों में से छोटी छोटी बातें नहीं बताया करते हैं, r वेक्टर और ये डॉट, और देखो ध्यान देना मैग्नीट्यूड जरूर लगाना। अब dt को इधर भेजो, dt को इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा r वेक्टर इंटू dt, बोथ साइड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी लिमिट आएगी, ये तो आ जाएगा s, इसकी लिमिट आ जाएगी हमारे पास है t1 से लेके t2 और r वेक्टर की डॉट इंटू dt, r वेक्टर की डॉट इंटू dt, ठीक है। तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया कि s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 से t2 r वेक्टर का मॉडुलस डॉट इंटू dt। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला,
किसका फॉर्मूला है ये? S, और S हमारे पास क्या है? आर्क लेंथ। तो जब भी आपको क्वेश्चन में बोले कि आर्क लेंथ फाइंड करो, जब भी हमें क्वेश्चन में बोले कि आर्क लेंथ फाइंड करो, उस वक्त हम क्या बोलेंगे? आर्क लेंथ है S इज इक्वल टू T1 से T2 और R वेक्टर की डॉट का मैग्नीट्यूड इंटू dt। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आर्क लेंथ S इज इक्वल टू T1 से T2 और रूट के अंदर अक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई डॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड डॉट का होल स्क्वायर और इनटू में dt। आप इसको सिंपल इधर भी dt लगा सकते हो या शॉर्ट में आप r वेक्टर का डॉट इंटू dt लगा सकते हो। इसे आप अच्छे से नोट करो, ये हम आगे आने वाले एग्जाम्पल में काम में लेंगे कि हमारे पास आर्क लेंथ क्या होती है। तो जैसे ही आर्क लेंथ आ जाए तो आप डायरेक्ट लिखोगे कि S इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 R वेक्टर की डॉट का मैग्नीट्यूड इंटू dt, या रूट के अंदर x डॉट का होल स्क्वायर प्लस y डॉट का होल स्क्वायर प्लस z डॉट का होल स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, तो मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, तब तक आप इसे उतारिए। तो देखो, अब हमारे पास सबसे पहले एक एग्जाम्पल है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एग्जाम्पल 5 है, ये चैप्टर 2 में है जेपीएच की बुक में। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन करके इस बुक को पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और ये जो सॉल्यूशन चल रहे हैं ये भी आप उसमें देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो एग्जाम्पल है कि सो दैट द लेंथ ऑफ कर्व एक्स वाई एंड जेड बिटवीन द पॉइंट्स वेयर t इज इक्वल टू T1 एंड t इज इक्वल टू T2 इज 4√2a इंटू T2 माइनस T1। So also that the curve is helix drawn on a cylinder whose base is cycloid making an angle of 45 degree with the generator। okay? अगर आप अपनी इस बुक के अंदर देखोगे जेपीएच की बुक में, तो ये हमारे पास पेज 31 के ऊपर मिलेगा। ये पेज 31 के ऊपर है। ठीक है, आओ अब हम इसका लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिख रखा है कि यह प्रूफ करना है। एक ही बात, आप इतने तो समझदार हो ही, क्या करना है? सॉल्यूशन लिखना है या प्रूफ लिखना है कि सो दैट द लेंथ ऑफ कर्व x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एंड z इज इक्वल टू। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? गिवन। गिवन क्या है? गिवन में x इज इक्वल टू 2a और करली ब्रैकेट, इसको हम करली ब्रैकेट या हिंदी में मंझला कोष्ठक, साइन इनवर्स t प्लस t √1 माइनस t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू 4a। ये हमको क्या है? गिवन है। क्या करना है? सो दैट लेंथ ऑफ ए कर्व या आर्क लेंथ, देखो ये एक प्रकार से कर्व होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। तो अभी जो टॉपिक करवाया था लास्ट के अंदर कि आर्क लेंथ मेजर फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट है, तो आप क्या लिखोगे कि सिंस वी नो दैट आर्क लेंथ या फिर लेंथ ऑफ कर्व, एक ही बात है भैया। आर्क लेंथ या लेंथ ऑफ ए कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2, या तो आप लिखोगे R वेक्टर का डॉट मैग्नीट्यूड इंटू dt। ठीक है, या तो हम ऐसे लिखेंगे R वेक्टर का डॉट इंटू dt, या फिर हम लिखेंगे T1 से T2 रूट के अंदर x डॉट का होल स्क्वायर प्लस y डॉट का होल स्क्वायर प्लस z डॉट का होल स्क्वायर इंटू dt। अभी बताया ना, दोनों एक ही बात है। हम यहाँ नीचे वाला क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है x क्या है, y क्या है एंड z क्या है। अगर r के फॉर्म में दिया हुआ तो r के फॉर्मेट में लिख लेते। तो हम यहाँ लिखेंगे कि आर्क लेंथ कितनी है? x डॉट का होल स्क्वायर प्लस y डॉट का होल स्क्वायर प्लस z डॉट का होल स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे। तो याद रखना कि आर्क लेंथ हो या लेंथ ऑफ कर्व एक ही बात है। हमारे पास यहाँ लिमिट क्या है? बिटवीन द पॉइंट्स वेयर t इज इक्वल टू T1 एंड t इज इक्वल टू T2। तो हम लिखेंगे हियर लिमिट
जो लिमिट है वो t इज इक्वल टू T1 है एंड t इज इक्वल टू T2 है। तो मैंने ये लिख दी, यही हमारे पास लिमिट है T1, t इज इक्वल टू T1 से लेके t इज इक्वल टू T2। ठीक है, सो आर्क लेंथ s इज इक्वल टू, इसको मैं क्या करता हूँ स्मॉल s से डिनोट कर देता हूँ। कितना आ जाएगा हमारे पास है T1 से T2 रूट के अंदर अक्स डॉट का होल स्क्वायर। अब देखो आप एमएससी प्रीवियस की क्लास में आ चुके हैं, तो हम छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि बहुत सारी स्टेप करेंगे, हम बीच बीच के डायरेक्ट स्टेप के ऊपर जंप करेंगे। जैसे यहाँ में क्या निकालना है, अक्स डॉट का होल स्क्वायर। यहाँ क्या निकालना है, अक्स डॉट का होल स्क्वायर। और आप जानते हो आप डॉट का मतलब क्या होता है, उसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो अक्स का करना है हमें टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये रहा अक्स। अब इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2a तो क्या रह जाएगा नियतांक, देखो 2a तो क्या रह जाएगा कांस्टेंट, और कोष्टक के अंदर साइन इनवर्स का कितना होता है भाई 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अगर आपको ये नहीं पता कि डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन इनवर्स का या रूट का, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी भाई। ठीक है, पीछे की क्लास का रिवाइज कर लेना, ऐसी बातें नहीं बताई जाएंगी। प्लस u इंटू वी मेथड, u इंटू वी मेथड में क्या कहते हैं कि पहले को छोड़ दो सेकंड का डिफरेंशिएशन, और रूट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट और संख्या ऐसी की ऐसी इंटू 1 का क्या हो जाएगा 0 माइनस टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t। तो u इंटू वी प्लस v इंटू आगे वाले को छोड़ दो और इसका 1, और कोष्टक में करेंगे हम इसको बंद। तो ये तो हो गया हमारे पास dx dt, और इसका क्या करना है हमें होल स्क्वायर करना है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इसका होल स्क्वायर। देखो पूरे का करने के बाद भी हम इसके क्या लगाएंगे होल स्क्वायर। ध्यान देना 2a को भी हमें होल स्क्वायर के अंदर लेना है, प्लस y डॉट, एक ही स्टेप में चलेंगे भाई हम। y डॉट का मतलब dy बटा dt। अब dy बटा dt करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2a तो कांस्टेंट है, और t स्क्वायर का कितना हो जाएगा इनटू में 2t। इसका भी हम क्या करेंगे होल स्क्वायर, प्लस z डॉट, z डॉट का इसका t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास है 4a का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या है हमारे पास ये dt। तो मैंने डायरेक्ट ही अक्स का टाइम के t के रिस्पेक्ट में, y का t के रिस्पेक्ट में, z का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया और वैल्यू मैंने डायरेक्ट ही पुट की। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन आई होप आपको अच्छे से आ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास s इज इक्वल टू T1 से T2 रूट के अंदर, इसको हम आगे तक ले जाएंगे। देखो एक बार कि ये जो 2a है, देखो इस पूरे 2a को होल स्क्वायर से बाहर निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल, और देखो t इंटू टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, और देखो नीचे दोनों का आधार एक समान है। आप क्या करना रफ में साइड में अलग से निकाल लेना कि ये तो क्या है हमारे पास 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। टी को t से करेंगे तो कितना आएगा माइनस का टी स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर। अब दोनों में इसका बेस एक समान है √1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर। और आपको पता है कि चूंकि √2 इंटू √2 कितना होता है 2, या √2 इज इक्वल टू 2/√2, यानी एक संख्या और सेम संख्या उसके रूट में आ जाए तो वो रूट के बराबर होती है। तो ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी √1 माइनस टी स्क्वायर। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक को एक साथ लिखता हूँ, रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो ये वाला अलग से है, चाहता तो मैं इसे भी लिख सकता था, पर इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे टी। और देखो पूरे के क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर, और 4a स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, ऐसा आप रफ करते हुए इसको निकालोगे। इसके अंदर आ जाओ, 2a को हम बाहर लेंगे तो ये कितने आ जाएगा 4a स्क्वायर, 2 दूनी 4a है, इसको हम बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा 16a स्क्वायर, और डायरेक्ट कर देते हैं इसका t स्क्वायर, और ये हमारे पास बचेगा 16a स्क्वायर। ये हमारे पास डायरेक्ट बचेगा 16a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये दोनों जुड़ के और इनटू में क्या आ जाएगा dt। अब ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 2 रूट, देखो दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 2 रूट का होल स्क्वायर, और इसको बाहर निकालेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 चौका 16।
तो हमारे पास फिर से कितना आ जाएगा, T1 से T2 रूट के अंदर, इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 16a² और 1 माइनस t², इसका भी होल स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, प्लस 16a² t² प्लस का 16a² इंटू में dt, और ध्यान देना dt को आप रूट के अंदर मत लेना, इसको यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 16a² सभी में कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ लिख लेता हूँ, और s इज इक्वल टू T1 से T2 रूट के अंदर 16a² ले लेते हैं, इसमें कॉमन 16a² कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा, 1 माइनस t², 1 माइनस t², यहाँ 16a² कॉमन आ गया तो ये प्लस का t², प्लस का t², यहाँ से 16a² कॉमन लेंगे तो प्लस का 1, और इनटू में क्या आ जाएगा, dt। देखो t² से t² कैंसिल, 16a को हम बाहर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू 4a, और 1 and 1 2, और ये आ जाएगा √2, और सारी ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये आ जाएगा T1 से T2 इंटू dt, ये कितना आ जाएगा हमारे पास है, T1 से T2 इंटू dt। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि s इज इक्वल टू T1 से T2, और ये 16a² को बाहर लेंगे तो 4a² √2 इंटू dt। आपको पता है ये 4 √2 और ये a, 16a² को बाहर लेंगे तो देखो 4a आएगा, ये बचेगा T1 से T2 dt। dt का इंटीग्रेशन t होगा तो एक बार तो अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, और बाहर कौन आ जाएगा, 4 √2 इंटू a। ध्यान देना a को रूट के अंदर मत ले लेना, ठीक है। और यही हमें क्या करना है, आर्क लेंथ निकालनी है। तो देखो हमें बोल रखा है कि बिटवीन द पॉइंट वेयर t इज इक्वल टू T1 एंड t इज इक्वल टू T2 इज 4 √2a T2 माइनस T1। तो ये हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ कर्व बोलो या आर्क लेंथ बोलो, एक ही बात होती है। अब इसके आगे दे रखा है कि हमें सो ऑल्सो दैट द कर्व इज हेलिक्स ड्रॉन ऑन ए सिलेंडर वॉज बेस इज साइक्लोइड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द जनरेटर। तो ये आगे खुद एक एग्जाम्पल है, उसके अंदर मिलता जुलता है, तो जैसे हम उस एग्जाम्पल को करवाएंगे तो यहाँ से इसको भी बता देंगे, ठीक है। तो जैसे ही नेक्स्ट 1-2 लेक्चर के बाद जब ये एग्जाम्पल आएगा तो उसके बाद आप यहाँ से आराम से समझ सकते हो। तो ये करना है, ऐसे नहीं कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आपका एक आगे एग्जाम्पल में कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो मैंने फिर से एक एग्जाम्पल लिखा है, ये भी आपकी इसी JPH की बुक में है, ये पेज नंबर 30 पर है, ये हमारे पास पेज 30 के ऊपर है। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल की, फाइंड द लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट टर्न ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स। क्या बोल रहा है हमारे पास है कि फाइंड द लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट टर्न ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स। तो सबसे पहले देखो ये हेलिक्स है, इसका आप एक पिक्चर व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं। अब इसके अंदर ये जो सर्कुलाकार सिस्टम है, तो एक प्रकार से क्या है, ये सर्किल, नीचे सर्किल सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो इसके सॉल्यूशन के अंदर, सबसे पहले क्या गिवन है कि R इज इक्वल टू a cos t i कैप प्लस a sin t j कैप प्लस सी टी के कैप, ठीक है। और t है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में है, ओके। अपने को क्या निकालनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट टर्न, मतलब पूरा एक कंप्लीट टर्न निकालना है एक प्रकार से हेलिक्स का। और ये क्या है, एक प्रकार से सर्कुलाकार हेलिक्स है। नीचे से इसका क्या दिखाई दे रहा है, एक सर्किल टाइप के अंदर हमें ये दिखाई दे रहा है। तो बताइए, सिंस पैरामीटर ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स, सर्कुलाकार हेलिक्स,
कि हमारे पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी। हमें ये देखनी है कि लिमिट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होगी। तो मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास टाइम क्या है, जब हम सर्कुलर राउंड पे आएंगे टी नोट, और जब हम मान लो यहाँ स्टार्टिंग में हमने क्या मान लिया एक प्रकार से टी नोट, और जब मैं पूरा एक राउंड लेके आऊंगा तो आपको पता है सर्किल का पूरा राउंड कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस टी नोट। तो ये कितना आ जाएगा टी नोट प्लस 2 पाई। तो हमारे पास इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, t इज इक्वल टू टी नोट टू टी इज इक्वल टू टी नोट प्लस 2 पाई। ठीक है, ये वो वाला 2 है, इसका मतलब है से, और ये टी नोट है, इसके ये नीचे लगाना है छोटा सा। ठीक है, तो लेंथ निकालनी है 1 कंप्लीट रन की, तो हम क्या बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट लेंथ ऑफ कर्व या आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू क्या होती है हमारे पास है T1 से T2, या तो आप लिखोगे आर वेक्टर के मॉडुलस का मैग्नीट्यूड इंटू dt, या फिर आप क्या लिखोगे रूट के अंदर x डॉट का होल स्क्वायर, y डॉट का होल स्क्वायर, z डॉट का होल स्क्वायर इंटू dt, जो अभी एक एग्जाम्पल में लिखा। उस एग्जाम्पल में x डॉट, y डॉट, z डॉट क्यों लिखा, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन x y z के रूप में दिया। यहाँ आर वेक्टर डॉट क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास आर के फॉर्म में इस इक्वेशन को दिया हुआ है। ठीक है, अब निकालो कि s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2। अब बताइए लिमिट कहाँ से कहाँ तक है T1 की, T1 इज इक्वल टू टी नोट, T1 इज इक्वल टू टी नोट, और T2 का मतलब टी नोट प्लस 2 पाई, टी नोट प्लस 2 पाई, और आर वेक्टर डॉट का मतलब इसका t के रिस्पेक्ट में क्या करना है डिफरेंशिएशन। देखो इसका क्या करना है dr अपॉन dt एक प्रकार से। तो dr अपॉन dt करेंगे तो यहाँ देखो a हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, cos का कितना होगा माइनस का sin t, i कैप को हम छोड़ेंगे ऐसा का ऐसा, प्लस a sin का क्या होगा हमारे पास है cos t, इसको हम छोड़ेंगे j कैप को ऐसा कैसा, प्लस c, इस t का क्या हो जाएगा 1 और ये k कैप, और इनटू में क्या आ जाएगा dt। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया dr अपॉन dt। और मैग्नीट्यूड का मतलब कितना होता है रूट के अंदर i कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, j कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, और k कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो यहाँ इसका ये मैग्नीट्यूड हटाएंगे तो हमारे पास s कितना आएगा इंटीग्रेशन t नोट से t नोट प्लस 2 पाई, और रूट के अंदर ये मॉडुलस का साइन हटाएंगे तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है माइनस a साइन टी, इसका होल स्क्वायर, प्लस j कैप का कोफिशिएंट क्या है a cos t, इसका होल स्क्वायर, प्लस k कैप का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास है c, इसका होल स्क्वायर, और इनटू में क्या आ जाएगा ये dt। ठीक है, r डॉट का मतलब हमारे पास इतना सा होता है। अब ये कैलकुलेशन है, आप इसको सोल्व कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये आ जाएगा टी नोट से टी नोट प्लस 2 पाई, रूट के अंदर देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा 1, और ये प्लस सी स्क्वायर और इनटू में dt। ठीक है, अब आपको पता है ये a कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, आप इसको और आगे लेके आओगे तो हमारे पास s कितना बचेगा शेष से, कि कांस्टेंट है इसको तो हम बाहर ले लेंगे, रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t। देखो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये टी नोट प्लस 2 पाई एंड ये टी नोट, तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जो हमने इनिशियल टाइम टी नोट माना वो कैंसिल हो गया, तो एस कितना आ गया हमारे पास 2 पाई रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही हमारे पास क्या है इसका आंसर है, जो बोल रहा है कि इसका आप एक कंप्लीट टर्म ज्ञात करो। ठीक है,
तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो लेंथ दे रखी है इसका मतलब हमारे पास आर्क लेंथ है और 1 कंप्लीट टर्न। देखो भाई ध्यान से देख लेना, हमारे पास कितना दे रखा है 1 कंप्लीट टर्न, और सर्किलाकार यानी सर्किल है, हेलिक्स के नीचे सर्किल बनेगा तो हमारे पास लिमिट कितनी आ जाएगी T0 प्लस 2 पाई। एक राउंड पूरा कर लिया। अगर क्वेश्चन में यहाँ 1 की जगह मान लो ऐसे दे देता कि 2 कंप्लीट टर्न तो क्या करते आप 4 पाई। अगर यहाँ दे देता कि 5 कंप्लीट टर्न तो यहाँ क्या करते 10 पाई। ठीक है, पर यहाँ हमारे पास कितना दे रखा है 1 कंप्लीट टर्न, और आपको पता है 1 360 का होता है यानी 2 पाई का एक कंप्लीट राउंड होता है। ठीक है, तो ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना था, इसकी एक प्रकार से लेंथ निकालनी थी। जब आर के रूप में दे तो आप आर वेक्टर डॉट ले लेना, एंड एक्स वाई जेड के रूप में दे तो आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 रूट एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई डॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड डॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आज के एग्जाम क्लास के अंदर कि एक तो छोटी मोटी थ्योरम डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट लाइन को सीखा और एक दो एग्जाम्पल थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एग्जाम्पल के साथ।